students, welcome to the class of the Sale of Goods Act 1930. And as you know, we were doing some implied conditions. तो आज की हमारी जो नेक्स्ट है implied condition of sale by description. लास्ट सेशन में बच्चे हमने सेक्शन 14 में हमने कवर किया था implied condition as to title, and today we will see कि implied condition of sale by description क्या होती है. देखिए बच्चे, अगेन आई एम टेलिंग इम्प्लाइड कंडीशंस वो कंडीशंस हैं जो कि हमें ये लेकर चलनी है कि ये रिटर्न हो या ना हो, बट कॉन्ट्रैक्ट के ये एक एसेंशियल टर्म है, और अगर इसको फुलफिल नहीं किया गया तो बायर के पास ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, रेपुडिएट प्लस डैमेज क्लेम करेगा या अपना फुल प्राइस क्लेम करेगा. सो सेक्शन 15 बात करता है इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ सेल बाय डिस्क्रिप्शन. इसमें बोला गया दैट अकॉर्डिंग टू सेक्शन दिस 15 व्हेन देयर इज अ सेल बाय डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन मींस जब आप डिस्क्राइब कर देते हो कि मुझे ये चीज लेनी है, पर्टिकुलर इस क्वांटिटी में लेनी है, इस कलर में लेनी है, दैट इज डिस्क्रिप्शन. तो जब आप डिस्क्रिप्शन के लिए लेते हो एंड देन देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन, वो इम्प्लाइड कंडीशन होती है दैट जो गुड्स होने चाहिए शेल बी इन अकॉर्डेंस विद दैट डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन जरूरी नहीं है कि बायर ही कह रहा है मुझे ऐसा चाहिए. सेलर अगर ये कह रहा है कि सर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में आपको ये मिलेगा, या इसमें आपको इतने मतलब कोई बहुत बड़ा पैकेट है और पैकेट के अंदर स्मॉल पैकेजेस हैं, जैसे सेलर बोलता है कि इसमें 30 पैकेजेस हैं, बट लेटर ऑन जब वो बायर घर जाके देखते हैं तो उसमें 20 पैकेजेस निकलते हैं, देन उसके पास तभी भी ऑप्शन है कि वो क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन जो प्रोडक्ट है वो नहीं था. सो सेल बाय डिस्क्रिप्शन जो होती है दैट कैन बी बोथ फॉर एग्जिस्टिंग गुड्स या फिर फ्यूचर गुड्स के लिए, दोनों ही गुड्स पर ये अप्लाई होती है. आप एग्जिस्टिंग गुड्स के लिए भी ले सकते हो, फ्यूचर गुड्स के लिए भी. कैसे? इन केस ऑफ फ्यूचर गुड्स, गुड्स शेल बी इन अकॉर्डेंस विद द डिस्क्रिप्शन, and in case of existing goods, if buyer is selling the goods and seller is seeing the goods, मतलब buyer को दिख रहा है प्रोडक्ट एंड सेलर जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है गुड्स को, बट ही हैज रियलाइड ऑन व्हाट हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय सेलर. ये नहीं है कि आप जैसे शॉप पर गए, शॉप पे आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट दिख रहा है बट सेलर आपको उस प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी दे रहा है, तो बायर इंस्टेड ऑफ एग्जामिनिंग दैट प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट पर पूरा अच्छे से विश्वास करते हुए उसकी बजाय सेलर की बातों पर विश्वास कर रहे हैं, चलो ठीक है आपने जैसा कह दिया वो दे दो मुझे. तो यहाँ पर मतलब क्या है, बायर सेलर पर पूरा विश्वास कर रहा है. सो यहाँ पर ये भी केस किस में आएगा, सेल बाय डिस्क्रिप्शन में. कल सेलर ये डिमांड नहीं कर सकता कि नहीं नहीं बायर ने तो खुद दुकान पे आया था, देख लेता प्रोडक्ट को. नहीं, उन्होंने आपकी बात पर विश्वास किया तो सेलर विल बी लायबल. बट इफ बायर इज नॉट रिलाइंग ऑन द डिस्क्रिप्शन, बायर स्टिल जो है कह रहा है कि ठीक है आपने जो बोल दिया बट मुझे पहले दिखाओ प्रोडक्ट, तो यहाँ पर क्या है, ही इज रियलाइजिंग बाय हिज ओन जजमेंट ही हैज परचेज द गुड, देन ही इट इज नॉट द केस ऑफ सेल बाय डिस्क्रिप्शन, क्योंकि यहाँ पर वो सेलर की बातों पर नहीं गया, उसने खुद से प्रोडक्ट को एग्जामिन किया है. तो इससे ही रिलेटेड एक केस था हमारा, दैट वाज निकालसन वर्सेस एंड वेन वर्सेस स्मिथ हैरफ. निकालसन एंड वेन वर्सेस स्मिथ हैरफ केस रहा है बच्चे. इसमें क्या था, देयर वाज एन ऑक्शन सेल हो रही थी एंड सेलर वाज सेलिंग सम एंटिक्स, कुछ एंटिक्स मॉन्यूमेंट होंगी या कोई आइडल होगी, उनको बेच रहा था, सेइंग दैट इट वाज ऑफ 17th सेंचुरी. उसने बोला कि जितनी भी ये एंटिक्स हैं ये क्या है, 17th सेंचुरी की हैं. अब बायर ने है, बायर थोड़ा बचे जाएगा टाइम पीरियड चेक करके आएगा कि ये 17th की है कि नहीं, वो तो वहां पर सेलर पे ही विश्वास करेगा ना, ऑल्दो उसको एंटिक दिख रही है बट टाइम पीरियड की बात तो वो सेलर की बातों से ही विश्वास कर सकता है. सो यहाँ पर क्या था, बायर ने परचेज कर लिया गुड्स बट लेटर ऑन क्या मिला, दैट गुड्स बिलोंग टू द 18th सेंचुरी. 17th की नहीं थी, 18th सेंचुरी के गुड्स थे. तो यहाँ पर क्या हुआ, सेल बाय डिस्क्रिप्शन थी ये, बिकॉज इट वाज नॉट पॉसिबल टू डिटेक्ट एट द टाइम ऑफ द सेल whether it belong to 17th century or not. So hence यहाँ पर ब्रीच हुई है कॉन्ट्रैक्ट की और इम्प्लाइड कंडीशन जो है उसकी फुलफिलमेंट नहीं हुई, सो बायर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर देगा. समझ में आया अच्छे से एग्जाम्पल. ऐसे ही हम एक और केस लेते हैं, हार्लिंगटन लिमिटेड वर्सेस हल फाइन आर्ट्स लिमिटेड. हार्लिंगटन लिमिटेड वर्सेस हल फाइन आर्ट्स लिमिटेड केस में क्या था बच्चे, सेलर वाज द ओनर ऑफ एन आर्ट गैलरी. सेलर जो है उसकी समझिए ये एक पूरी आर्ट गैलरी है, इसमें पेंटिंग्स टंगी हुई हैं, ये बहुत सारी
तो यहाँ पर क्या होता है, इस आर्ट गैलरी में ही वो सेलिंग सम पेंटिंग्स, a catalog describing the nature of painting and the name of painter was given to the buyer। मतलब एक पूरी लिस्ट बायर को दी कि मेरे पास ये पेंटिंग है और उनके पेंटर्स के नाम भी बताए कि ये पेंटिंग इस पेंटर ने बनाई है। नाउ बायर जो था वो एक्सपर्ट था, खुद भी आर्ट्स का, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स का वो एक्सपर्ट था। सो ही हु वाज टोल्ड बाय द सेलर दैट ही इज नॉट श्योर वेदर द पेंटिंग वर ट्रेन्ड बाय सम पेंटर डिस्क्राइब्ड इन द कैटलॉग और नॉट। तो सेलर ने बोल दिया कि देखिए जिस इस लिस्ट में जो ये पेंटर्स लिखे गए मैं उनकी श्योरिटी नहीं दे सकता, पता नहीं ये हैं भी कि नहीं, सो आप एक्सपर्ट आप खुद जांच पड़ताल कर लेना। तो उसने ये बात किस पर छोड़ दी, बायर पर। बट द बायर इग्नोर्ड हिज वर्ड्स, इग्नोर किया एंड बॉट द पेंटिंग, ले आया आप घर पे। नाउ लेटर ऑन पेंटिंग वाज फाउंड टू बी फेक, अब वो फेक निकली। सेलर का तो कोई दोष नहीं, सेलर ने तो बोल दिया था आई डोंट नो अबाउट द, आई एम नॉट श्योर, बिकॉज उसको लगा बायर पूरा इस चीज में एक्सपर्ट है तो इसको तो सच्चाई बताऊं। नाउ इट वाज हेल्ड दैट बायर जो है हैड रिलाइड ऑन हिज ओन जजमेंट, बायर ने अपनी जजमेंट पर ज्यादा विश्वास किया, ना कि सेलर के वर्ड्स पर, एंड नॉट ऑन द डिस्क्रिप्शन। सो देयर इज नो ब्रीच ऑफ कंडीशन, यहाँ पर कोई कंडीशन सेल बाय डिस्क्रिप्शन का ब्रीच नहीं हुआ है, क्योंकि सेलर के वर्ड्स यहाँ मैटर नहीं कर रहे थे, यहाँ बायर के खुद की एक्सपर्ट वैल्यू थी और जजमेंट थी। ऑल राइट, सो डिस्क्रिप्शन नीड नॉट नेसेसरी बी रिलेटेड टू क्वालिटी ऑफ गुड्स, हमेशा जरूरी नहीं है कि आप क्वालिटी ऑफ गुड्स की हमें बात कर रही हो डिस्क्रिप्शन में, नो, इट मे बी रिलेटेड टू समथिंग एल्स लाइक पैकिंग, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था पैकिंग से रिलेटेड हो सकती है। जैसे हमारा एक केस रहा है मूर एंड कंपनी वर्सेस लैंडवर, ओके, लैंडवर। सो इस केस में क्या था बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ वॉज टू सेल टिन्ड फ्रूट्स एंड विद द डिस्क्रिप्शन दी गई दैट पार्सल शेड कंटेन 30 टीन्स पर पार्सल, हर पार्सल के अंदर 30 टीन्स हैं, मतलब ऐसे आप 30 बॉक्सेस बना लीजिए, हर एक पार्सल के अंदर 30 टीन्स के फ्रूट हैं। नाउ ये खरीदा गया, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। लेटर जब इट वाज फाउंड, जब सामान खरीद लिया गया, दैट इन पार्सल देयर वर 24, नॉट 30, 30 नहीं थे, जस्ट 24 टिन्स थी। सो इन दिस केस ऑल्सो डिस्क्रिप्शन डजंट मैच विद द गुड्स, बट गुड्स कैन बी यूज्ड फॉर इंटेंडेड पर्पज। सेलर ने बोला कि देखो आपको तो फ्रूट्स चाहिए थे ना, फ्रूट्स तो आपको मिल ही गए, क्या हो गया कि उनके टिन्स में गलती हो गई, तो क्या बायर को रिजेक्ट करने चाहिए गुड्स की नहीं रिजेक्ट करने चाहिए, आप बताइए। तो इसमें ये बोला गया था यस ही कैन रिजेक्ट द गुड्स, ऑल्दो जो है उसका पर्पस बेशक फुलफिल हो जाए, फ्रूट्स थे, फ्रूट से पर्पस उसका फुलफिल हो जाए, बट उसके पास अभी भी ऑप्शन है ही कैन रिजेक्ट ऑन द व्हाट ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन ऑफ सेल बाय डिस्क्रिप्शन। तो ये बहुत ही अच्छी जजमेंट दी गई थी और इस बात का बहुत ही रिलायबल बात भी रही। नेक्स्ट वाज योर लाइक one more thing, once it is proved that sale is by description, the law implies the condition that the goods must correspond with description। अगर एक बार ये हो गया है कि डिस्क्रिप्शन के उससे सेल हुई है, तो जो वो गुड्स होंगे वो डिस्क्रिप्शन से क्या होने चाहिए, मैच होने चाहिए। Okay, so these must correspond with description, and if they do not do so, the buyer can reject them and it will be no defense to say that they will serve the buyer purpose। ये कहना बिल्कुल गलत है, जैसे यहाँ पर बोल दिया गया था फ्रूट्स ही तो चाहिए बायर को, तो फ्रूट्स का तो पर्पस फुलफिल हो रहा है, नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते, चाहे पर्पस फुलफिल हो रहा है ना, अगर डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो बायर के पास ऑप्शन है ही कैन रिजेक्ट इट, राइट। देन अगेन ऐसा ही एक क्या था, आपका एक और केस था जिसमें क्या था, कॉन्ट्रैक्ट वाज फॉर द सेल ऑफ स्टेव्स, मतलब टिम्बर की सेल थी जिसमें कि कुछ इंचेस का फर्क रह गया था, सपोज कीजिए हाफ इंच थी और लेटर ऑन वो 1.5 इंच मिली, तो यहाँ पर भी क्या था, ऑप्शन है कि यू कैन दिस कॉन्ट्रैक्ट को आप यहीं पर ही रेपुडिएट कर सकते हो, और कॉन्ट्रैक्ट जो है फुलफिल नहीं हुआ, किस वजह से, डिस्क्रिप्शन की वजह से। Even in one of the case, Lord Backmaster said that if articles that purchased is not in fact the articles that has been delivered, they are entitled to reject it। Reject कर सकते हैं even though it is the commercial equivalent of that which have bought। मतलब आप जो सामान लेकर आए हैं, मतलब सेलर से जो आपको सामान चाहिए था और सेलर ने जो सामान आपको भेजा है वो इक्वली आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग है, मतलब आपको जो प्रोडक्ट चाहिए था उसकी कमर्शियल वैल्यू के अकॉर्डिंग है, स्टिल आपके पास ऑप्शन है कि आप रिजेक्ट कर दोगे अगर आपकी डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट नहीं आया।
Thus the requirement of this description is strict. Goods must answer to the description even where they are sold with all faults. तो बायर के पास क्या है, राइट है कि उनको रिजेक्ट कर सकता है. इफ दे डू नॉट डू सो, बायर में रिजेक्ट इवन इफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्पेशली प्रोवाइड कि बायर के रिजेक्ट नहीं कर सकता है, ये कोई मैटर नहीं करता. डिस्क्रिप्शन नहीं है तो बायर रिजेक्ट कर देगा. So this is about this section 15, implied condition of sale by description, and I hope you understood this condition. This condition is very very important. क्वेश्चन में बच्चे एग्जाम में आपकी सेपरेट लिखा आ जाता है सेक्शन 15 को डिस्क्राइब कीजिए, तो आपको पता होना चाहिए 14 में हमने टाइटल पढ़ा था और 15 में हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ा है. So with this session is over, and in next we will cover with section 16, again very very important. Till then, keep sharing, keep enjoying, keep learning. Thank you.